और समाज में जो आप जागृति पैदा कर रहे हैं, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच कि चुनाव में वोट का मुद्दा यह होना चाहिए, इस आधार पर ही वोट पड़ना चाहिए। मैं आईफा की इसके लिए बहुत तारीफ़ करता हूं और तारीफ़ के काबिल है आईफा संगठन, जो इस इशू को लाकर लोगों को जागरूक कर कर धर्म जाति के बंधन से तोड़कर विकास के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस आईफा संगठन को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदमी परेशान है रोजगार से। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार, कमर तोड़ महंगाई, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। रोजगार नहीं होगा तो महंगाई तो और दम निकाल दे। ना हम कभी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ना हम कभी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं, हम तो केवल विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। ना हमने आज तक कभी जाति धर्म की राजनीति करी है, ना मेरे नेता ने करी है। उनका विज़न हमारा विज़न एक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा चुनावी एजेंडा सिर्फ विकास होगा। नमस्कार, मैं नूर, आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करता है कि राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो, यानी वैसे मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान कैसे दिया जाए। आजकल राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीति धर्म और जात पात पे होती है, असल मुद्दों से राजनीति भटक गई है। तो आज इन्हीं पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वह शख्स है ठाकुर द्वारा के वर्तमान विधायक नवाब जान जी। तो सर, आपका आईपा के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आईफा एसोसिएशन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्या सर, आपसे पहला सवाल है कि आप जो विकास मॉडल यहाँ लागू किए हैं, उस विकास मॉडल से यहाँ की जनता कितनी खुश है? सबसे पहले मैंने 2014 में जब मैं विधायक बना तो मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि विकास के लिए आपकी प्राथमिकता क्या है। तो मैंने कहा सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिले। मेरा क्षेत्र बड़ा अनडेवलप है शिक्षा के मामले में। यहाँ जितने भी हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हैं जो शिक्षा के नाम पर केवल लोगों को लूट रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज हो, गवर्नमेंट का ITI कॉलेज हो और गवर्नमेंट का पॉलिटेक्निक हो। सस्ती शिक्षा हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिल और दिमाग में रखता है, लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण वो पढ़ाने में अक्षम हो जाता है। तो मैंने सबसे पहला जो फोकस मेरा रहा अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित बनाने का रहा। उसी उद्देश्य से मैंने यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट ITI, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, इसके अतिरिक्त जगह जगह मैंने कई इंटर कॉलेज भी बनवाए हैं। तो पहली प्राथमिकता थी समाज को शिक्षित करने की। जब समाज शिक्षित होगा तो उसकी तरक्की ऑटोमेटिक हो जाएगी। जी, जैसे कि अभी हर पार्टी अपने आप को कहती है कि हम लोकतांत्रिक हैं, सभी पार्टियां दावा करती है, तमाम की तमाम। तो इसमें कितनी सत्यता है और आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सबसे लोकतांत्रिक है? देखिए, समाजवादी पार्टी का जिससे मैं संबंध हूँ, समाजवादी पार्टी जनतांत्रिक भी है, लोकतांत्रिक भी है और उसके अंदर लोगों की सेवा भाव का एक जज्बा है कि हम लोगों की कैसे सेवा करें। लोकतंत्र का मतलब ही है कि जन सेवा। तो मेरे नेता अखिलेश जी जन सेवा पर ही फोकस रखते हैं। हमसे हमेशा उन्होंने कहा कि लोगों को विकास से जोड़ के रखना, लोगों को साथ रखना। तो ये हमारा उद्देश्य, हमारी पार्टी का भी, हमारे नेता का भी और हमारा भी यही उद्देश्य है। जहाँ तक जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है या लोकतंत्र में ज़्यादा वो नहीं करते हैं, तो आप भली बात ही जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कितना पार्टी में लोकतंत्र है, कितना किस में लोकतंत्र है। और आज के दौर में जो नई भारतीय जनता पार्टी बनी है, वहाँ दो चेहरे हैं पार्टी के नाम पर, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी। अब उत्तर प्रदेश में खाली योगी जी हैं, जिसका उदाहरण लोगों में, उन्हीं के दल के लोगों में जो भगदड़ मची है, ये सिर्फ तानाशाही का रवैये होने के कारण। यदि वो तानाशाह रवैया नहीं अपनाते तो शायद इतनी भगदड़ ना मच पाती। तो लोकतंत्र की सच्ची हितैषी और जिस पार्टी में लोकतंत्र का प्लेटफॉर्म है वो समाजवादी पार्टी है। जी,
जैसे कि अभी वर्तमान अगर राजनीति पे गौर करें तो एक चीज़ें खुलकर सामने आती है, वो चीज़ें है भावनात्मक मुद्दा। यानी जब भी चुनाव आते हैं भावनात्मक मुद्दे हमेशा से आ जाते हैं, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं जैसे रोज़गार की बातें होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बातें होती है, इसको दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो आप कैसे रणनीति बनाएंगे, क्योंकि ये मुद्दे हटनी ज़रूरी है, तभी जाके जनता का विकास होगा। तो कैसे आप इसको देखते हैं? आज आदमी परेशान है रोजगार से। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। कमर तोड़ महंगाई, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। रोजगार नहीं होगा तो महंगाई तो और दम निकाल देगी। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो, हमारी पार्टी का ध्येय, हमारे नेता का विज़न, हमारी नेता की सोच कि लोगों को रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध कराएंगे। जब रोजगार के ज़्यादा अवसर उपलब्ध होंगे तो विकास ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, और रोजगार के जब अवसर नहीं होते हैं, कम होते हैं, तो अपराध बढ़ जाता है। तो मेरा नेता ने हमेशा यही सोच रखी है। पिछली सरकार 2012 से 17 तक की ठाकर द्वारा विधानसभा का मैं उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूँ कि कोई सड़क यहाँ चलने लायक नहीं थी। सड़क नहीं थी, बल्कि सड़क में गड्ढे ही गड्ढे थे। लेकिन अखिलेश जी ने इस ठाकुर द्वारा विधानसभा को, जिसे मैं बिलोंग करता हूँ, 500 करोड़ रुपए की सड़कें और पुल बनवाए। बिजली का इतना बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। इतनी ट्रांसमिशन लाइंस, इतने बिजली घर। पहले एक सिंगल बिजली घर था ठाकुर द्वारा में, ठाकुर नगर में, एक सिडावली में था और एक डिलारी में था। पूरी क्षेत्र विधानसभा की जो बिजली की आपूर्ति 3 बिजली घरों से होती थी, आज 2012 से 17 के बीच में यहाँ 10 बिजली घर हो गए। बिजली की आपूर्ति भी अच्छी हो रही है। जब बिजली घर बढ़ेंगे तो जो हमारा लाइन लॉस है वो कम होगा, हमारी जो पावर वोल्टेज हैं वो बढ़ेंगे और अच्छी बिजली लोगों को मुहैया मिलेगी। दूसरा सवाल है, यहाँ पर गन्ने का ये बेल्ट है, लेकिन मेरे नेताजी ने, अखिलेश यादव जी ने, ये आपको ताज्जुब होगा, गन्ना किसानों के हित के लिए, गन्ने के रेट को मेंटेन करने के लिए, कि गन्ने के रेट डाउन ना हो जाए और चीनी मिलें बंद ना हो जाए, तो 40 रुपये प्रति कुंटल की सब्सिडी मिल वालों को दी थी, जिससे गन्ने के रेट भी मेंटेन रहे और चीनी मिलें भी चलता रहे, और किसान अपने फसल को बेचने के लिए दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। आज किसान का धान लूट गया, गेहूं लूट गया, क्रय केंद्र नाम के हैं, वहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। जिसने पैसे दिए 200, 250, 150 जो भी जिसमें अंडरस्टैंडिंग बन गई, उसी का तुला, और जिसने भ्रष्टाचार का सहारा नहीं लिया वो किसान परेशान हो गया। तो हम तो हमेशा विकास से जुड़े हैं, विकास से ही जुड़ेंगे। ये मेरे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का आह्वान है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं, क्षेत्र को विकास से जोड़ रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा करके लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। जी, जैसे कि देखते हैं कि सभी पार्टियां चुनाव के समय अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं, तो ऐसा जब भी होता है, सरकार बन जाती है तो मैनिफेस्टो पे काम नहीं होती है, यानी वादों पे खरी नहीं उतर पाती है। तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे जो मैनिफेस्टो में दिया गया उसका 60% भी काम धरातल पे होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 2012 से 17 का मैनिफेस्टो आप उठा लीजिए समाजवादी पार्टी का, और 2017 से 22 का मैनिफेस्टो उठा लो बीजेपी का संकल्प पत्र। इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, हमने मैनिफेस्टो जारी किया था। इनके संकल्प पत्र में जितने इन्होंने वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम ये देंगे, हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे, महंगाई को कम करेंगे, नौजवानों को इतने रोजगार देंगे, कोई भी इनके संकल्प को इन्होंने पूरा नहीं किया। राष्ट्रीय लैपटॉप देंगे बच्चों को। हमारे नेता ने 2012 से 17 का मैनिफेस्टो उठा लीजिए,
जो उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था उसे 100% पालन किया। और फिर आज उन्होंने 5 घोषणाएं करी हैं अभी तक, जो मैनिफेस्टो का एक हिस्सा है कि हम सरकार बनी तो हर उपभोक्ता को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस बात पर दावा करता हूँ कि जो मेरा नेता कहता है, मेरा नेता उसे करके दिखाता है, धरातल पे उतारता है और अमल कराता है। उन्होंने कहा कि 5 साल, इन्होंने 3 महीने का लॉलीपॉप दिया है जनता को। मेरी सरकार बनी तो 5 साल राशन फ्री दूंगा, सिंचाई की बिजली ट्यूबवेल के लिए फ्री दूंगा, 10 लाख रोजगार दूंगा नौजवानों को, और समाजवादी पेंशन दूंगा महिलाओं को 1500 रुपये। मैं दावे से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और मेरे आदरणीय नेता अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, जो मुझे विश्वास है कि बनेंगे, जो जनता का मन में एक लहर है, उससे ये प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में पूर्ण बहुमत की अखिलेश जी की सरकार आएगी और जितनी उन्होंने घोषणाएं करी हैं उन घोषणाओं को अमल होगा। जी, जैसे कि अभी आपने महिला की बात की, तो महिला सुरक्षा के मामले में यहाँ पे खास करके इस विधानसभा क्षेत्र में कितनी सुरक्षित है? इस सरकार में तो कोई सुरक्षित नहीं है, तो महिला कहाँ से होंगी? मोटरसाइकिल चोरी अंबार लगा हुआ है। किस अपराध में गिरावट आई है वो एक अपराध बता दीजिए जिसमें गिरावट आई है। छिनैती, डकैती, चोरी, महिला उत्पीड़न, जो भी अपराध हुआ है या बाल अपराध हो, सरकार ने का इनकलाब कमज़ोर रहा है, पुलिस हावी रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। यहाँ तक तो इनके विधायक भी अपनी सरकार की कारगुजारियों से दुखी थे कि अधिकारी उनकी कोई बात कहते थे भी, सही बात भी, उसे बिना पैसों के मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ है और महिला सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस एंटी रोमियो बना दिया था। एंटी रोमियो बनाने से क्या हो गया? मेरा और आपकी मर्जी है, तो हमें संवैधानिक अधिकार है सहमति से, और दोनों मेजर हैं तो मेजर तो शादी कर सकता है, तो कानून में अधिकार है। एंटी रोमियो बना के आपने क्या करा? जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घिनौनी हरकत होती हो उस पर आप कड़े कदम उठाएं, कड़े से कड़े कार्रवाई करें। बीच रोकेंगे, आपने अभी महिला बलात्कार की बात कही है, लेकिन खुद सपा के जो मुलायम सिंह यादव हैं ये कहते हैं, रेप के मामलों में एक स्टेटमेंट भी इनकी आई थी बहुत पहले कि लड़के हैं, लड़कियों से गलती हो जाती है। तो क्या एक बड़े नेता का ये कहना सही है, उचित है? और आप दूसरे पार्टी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो ये कितना उचित है? मुझे उनके बयान का मुझे संज्ञान नहीं है, इसलिए उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ना मैंने बयान वो सुना था, ना मुझे उसके बारे में जानकारी है, तो इसलिए उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। सर, ये पूरा देश जानता है कि एक बड़े नेता वो कह रहे हैं कि जब रेप की मामले हुई थी उस समय कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो फिर ये तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने ये बात कही होगी? जब तक पूरी उस घटना का वर्णन ना हो तब तक वो पूरी बात समझ में नहीं आती है। अब कोई बीच में मुझसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं और कोई बात क्लिप काट के आधी बात चला दें, तो जब तक सामने वाले को स्पष्टता क्या होगी कि उन्होंने क्या कहा था और किस मौजू पे कहा था और घटना का विवरण क्या था, तो इसलिए उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। जब तक मेरे पास पूरी घटना ना आ जाए या उस बयान का मुझे पढ़ ना लूँ तो मैं उसी पर कुछ कह नहीं सकता। ठीक है सर, एक बात बताइए कि जब अभी आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप जनता के बीच जाएंगे, तो कौन से विकास के मॉडल लेके जाएंगे जिससे जनता खुश होगी और जनता के विकास होंगे? सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। मैंने सबसे पहले स्वास्थ्य में जब कोरोना चला तो मेरे यहाँ ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत हुई। काशीपुर में प्लांट था, जनपद मुराद में कोई ऑक्सीजन प्लांट भी नहीं था। लोग सिलेंडर कंधों पर लेके भाग रहे थे। कितने प्रयास करके उन्हें ऑक्सीजन दिलाई जा रही थी।
जो सरकार का वक्तव्य आया कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, बिल्कुल झूठ था, बेईमानी था। सबसे पहले मैंने अपनी निधि से ठाकुरद्वारा के क्षेत्र डिलारी में CSC में और शरीफ नगर CSC में 70 लाख रुपए सबसे पहले ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। मेरा मकसद है कि अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा, बढ़िया स्वास्थ्य के लिए पूरा सुविधा, अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, जो बेघर हैं उन्हें आवास और लोगों को रोजगार, और किसानों की फसलों का उचित मूल्य मिले। इस बात को लेकर हम समाज के बीच में जाएंगे। ना हम कभी धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, ना हम कभी जाति के नाम पर वोट मांगते हैं। हम तो केवल विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। ना हमने आज तक कभी जाति धर्म की राजनीति करी है, ना मेरे नेता ने करी है। उनका विज़न, हमारा विज़न एक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा चुनावी एजेंडा सिर्फ विकास होगा, और बाकी तो भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, लेकिन उसे भी इस बार जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि जो चुनाव का अभी माहौल है, इस माहौल में एक वर्ड आ गई है 80 बनाम 20%। इस पे आप क्या कहेंगे? अब ये उनकी छोटी मानसिकता है, वो कुछ भी कह लें। पहले मंदिर का राग अलाप रहे थे, जब मंदिर काशी का करा, फिर मथुरा पहुँचे, फिर भव्य राम मंदिर तो बन ही रहा है कि अखिलेश जी पे इल्ज़ाम लगा दिया कि सरकार बनी अखिलेश जी की तो मंदिर रोक देंगे। उन्हें ये नहीं पता कि मंदिर किसी सरकार के आदेश पे नहीं बन रहा है। मंदिर माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दे दिया तो ना भारत की सरकार रोक सकती है, ना कोई राज्य की सरकार रोक सकती है। तो ये केवल लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। किसी आदमी को कितनी बार बेवकूफ़ बनाएंगे? भूख पेट रोटी मांगता है, हाथ काम मांगता है, नौजवान काम मांगता है। ये है सवाल। आज 80-20 का कोई सवाल नहीं है। उन्हें तो दिख रहा है कि हमारी जो धरातल था वो खिसक गया, आम जन दुखी है, पेट्रोल 100 के पार हो गया, सरसों का तेल 220 को पार हो गया है। अब के सरकार आ गई तो 300 पार का नारा जो उनका है वो सीटों का नहीं है, वो सरसों के तेल का है। तो उन्हें तो जो कहना है, आप भी समझदार हैं, जनता भी समझदार है। बार बार धूल के फंदे चलते नहीं हैं। जनता आज मन बना चुकी है कि अखिलेश सरकार को लाना है, 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। जी, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है कि सपा पार्टी पर आम जनता विश्वास जताएगी और यूं प्यार फिर से अपना पुराना वाला लुटाएगी? इस पे यही का मैं आपको उदाहरण दे दूँ। मैं जिस विधानसभा से हूँ, पिछली बार मैं 14,000 से जीता था, अब के 50,000 से ऊपर से जीतूंगा। तो ये प्यार नहीं है तो क्यों जीतूंगा? 14,000 से मेरी लीड 50,000 से ऊपर की होगी। और जनपद मुरादाबाद की कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जिसके अंतर पिछली बार के तुलना में तिगना चौगना ना हो जाए। ये अंतर क्यों होगा? भारतीय जनता पार्टी की नाराज़गी, उसका मतदाता उसे छोड़कर, जो उसने सपने दिखाए थे, जो उसे झांसे में आ गए थे लोग, अब उनके सपने और झांसे से निकलकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर विश्वास कर रहे हैं, उन्हीं पर भरोसा जता रहे हैं। हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भरोसा जताया जाएगा, मेरा नेता कभी किसी के भरोसे को टूटने नहीं देगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। जी, अंत में मेरा एक सवाल है। आईपा एक संगठन है जिसके तहत हम आपसे बात कर रहे हैं, या आप जैसे नेता हो गए, चाहे डॉक्टर हो गए, या कोई भी समाज के जो अच्छे लोग हैं, उनसे विचार जानते हैं कि समाज में जो चीज़ें हैं उनको कैसे मुद्दे, यानी जो मेन मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, जन सरकार के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए। तो इस आईपा संगठन के लिए आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और समाज में जो आप जागृति पैदा कर रहे हैं,
अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच कि चुनाव में वोट का मुद्दा यह होना चाहिए, इस आधार पर ही वोट पड़ना चाहिए। मैं आईफा की इसके लिए बहुत तारीफ़ करता हूं और तारीफ़ के काबिल है आईफा संगठन, जो इस इशू को लाकर लोगों को जागरूक कर कर धर्म जाति के बंधन से तोड़कर विकास के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उस आईफा संगठन को मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईपा के मंच पर अपने विचार साझा करने के लिए। थैंक यू जी, तो ये थे अभी वर्तमान के ठाकुर द्वारा विधानसभा के नवाब जान, जो सपा के तरफ से विधायक हैं, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी अंदाज में यहाँ पे जो समस्या है, ख़ास करके रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पे बात की है और वर्तमान की राजनीति कैसे भावनात्मक हो जाती है, इन मुद्दों पर इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी। ख़ास करके सभी पार्टियाँ कहती हैं कि लोकतांत्रिक है, लेकिन असल में लोकतांत्रिक कौन है और ये कैसे है, इन तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी अंदाज में ये अपने जो बात रखी है। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि अगर हम जनता के बीच विकास के मुद्दे लेकर जाते हैं और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे लेके जाते हैं तो जनता खुद ब खुद वोट देगी। जनता को महंगाई नहीं चाहिए, जनता हमेशा महंगाई से परेशान है। बाकी ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आईपा। नमस्कार।